नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। एक कहावत है, रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई। ऐसा ही हाल कमोबेश पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का भी है। दरअसल आजमगढ़ में मुख्तार अंसारी ने वर्चुअल सुनवाई के दौरान गवाह को धमकी दे डाली और अपने वकील से गवाहों के फोटो भी मांगे, जिसके बाद एक बार फिर चर्चा इस बात की होने लगी कि क्या माफिया मुख्तार खुलेआम सरकार को चैलेंज कर रहा है। क्या मुख्तार अपनी हनक कायम रखने की कोशिश में जुटा है? आज इसी पर करेंगे सियासी चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मुख्तार वैसे तो काफी सालों से जेल में बंद है, मगर माफिया डॉन मुख्तार है कि अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। इस बार तो मुख्तार ने सारी की सारी हदें ही पार कर दी और ऑनलाइन पेशी के दौरान गवाह को ही धमकी दे डाली। जानते हैं कैसे? दरअसल पेशी के दौरान मुख्तार ने अपने वकील से कहा कि जो गवाही दे रहे हैं उनकी फोटो खींचकर भिजवा देना, यानी सीधे सीधे गवाह को देख लेने की धमकी। अब गवाह के वकील ने आजमगढ़ पुलिस को शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस ने भी मुख्तार के खिलाफ धमकी देने का एक और नया मामला दर्ज कर लिया है। एसएसपी आजमगढ़ बता रहे हैं पुलिस उस मामले में सबूत जुटा रही है। आपको बता दें कि यह मामला 10 जुलाई का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक 2014 में आजमगढ़ में एक हत्या हुई थी और इस वारदात में मुख्तार मुख्य आरोपी है और इस मामले में कोर्ट में गवाही चल रही है और मुख्तार इस वक्त बांदा जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। इसलिए हर तारीख पर उसकी ऑनलाइन पेशी होती है और हमेशा की तरह इस बार भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हो रहा था। और जैसे ही कोर्ट में गवाही का सिलसिला शुरू हुआ तो मुख्तार बोल पड़ा। बोला ये कि जो ये गवाही दे रहे हैं उनके एक फोटो भेज देना। मुख्तार की धमकी सुन गवाह डर गया और उसकी इस धमकी पर उसने मुकदमा तक दर्ज करवा दिया। IS 191 गैंग के सरगना और प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया मुख्तार अंसारी के विरुद्ध जनपद आजमगढ़ के थाना तरवा पर वर्ष 2014 में एक हत्या के मामले में पंजीकृत FIR नंबर 20/14 धारा 302 IPC यह केस माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। थाना कोतवाली पर सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त मुख्तार अंसारी द्वारा उक्त केस के गवाहों को धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। इस सूचना पर थाना कोतवाली पर FIR नंबर 384/23 धारा 506 IPC पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। गवाहों की सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से सुनिश्चित की गई है और माफियाओं के विरुद्ध विचाराधीन केसेस में प्रभावी पैरवी कर सजा कराने के लिए जो विशेष सेल गठित किया गया है जनपद में, उसके द्वारा प्रभावी पैरवी कर जल्द ही इन प्रकरणों में सजा कराई जाएगी। साफ है कि गैंगस्टर मुख्तार अभी भी यह चाह रहा है कि उसकी हनक से डर कर लोग अभी भी उसके खिलाफ गवाही न दें। मगर अब मुख्तार की मदद करने के आरोप में सुल्तानपुर जेल के जेलर वीरेंद्र कुमार के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की गई है। वीरेंद्र कुमार को उनके पद से निलंबित कर दिया गया। उन पर आरोप है कि बांदा जेल में तैनाती के दौरान वो मुख्तार अंसारी की मदद कर रहे थे। विभागीय जांच में उन पर लगे आरोप सही पाए गए, जिसके बाद उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। वीरेंद्र कुमार पर आरोप है कि जब वो बांदा जेल में जेलर थे तो वे मुख्तार अंसारी की मदद किया करते थे और उनसे मिलने आए लोगों की सहायता करते थे और बाहर से मुख्तार के लोगों द्वारा जो सामान लाया जाता था उसे मुख्तार तक पहुंचाया करते थे। यह मामला सामने आने के बाद जेलर वीरेंद्र कुमार के खिलाफ DIG जेल को इसकी जांच सौंपी गई थी। इस जांच रिपोर्ट में वीरेंद्र कुमार पर लगाए गए सभी आरोप सही पाए गए, जिसके बाद उन्हें जांच रिपोर्ट में दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी इन दिनों साल 2021 से यूपी की बांदा जेल में बंद है। पिछले ही महीने वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, आजमगढ़। तो जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की गजब की दबंगई देखने को मिली। पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी गवाहों को धमकाते हुए देखा गया। आज इसी पर करेंगे चर्चा। चर्चा के लिए हमारे साथ प्रदीप सिंह नेता बीजेपी से जुड़ गए हैं, कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के और वेद भूषण साहब जुड़ गए हैं, पूर्व IPS है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। प्रदीप सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। दबंगई देखी आपने माफिया मुख्तार अंसारी की,
अभी भी डर नहीं लग रहा माफिया को? इतने सालों से जेल में बंद है। दिनकर जी नमस्कार, साथी पैनलिस्ट को नमस्कार जी। देखो, ये जो स्थिति की है इस सजा याफ्ता कैदी की, ये जानता है कि अभी जिंदगी भर जेल में ही रहेगा। इसका इससे बुरा कुछ नहीं होना है, लेकिन जो माफिया प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, जो अपराधी होते हैं, जो घोषित अपराधी होते हैं, उनका जो विवेक है वो शून्य हो चुका होता है। तो जब विनाश करीब आता है तो विवेक शून्य हो जाता है। वही स्थिति इसकी है। इसको अंदाजा नहीं है कि ये क्या कह रहा है। चूंकि ये मामला अब माननीय न्यायालय के अंदर हुआ है तो न्यायालय अपने कार्य को कर रही है। सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तुरंत उस पर FIR और एक नया मुकदमा जारी कर दिया गया। अब उसकी मनस्थिति देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो उसको जब तक वो जिएगा, जब तक उसकी सांसें चलेंगी, तब तक वो जेल में ही रहेगा। तो जो वो कर सकता है अपने गुर्गों की हनक बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, या यूं कहे कि वो जो चिराग बुझने से पहले जो ज्यादा भभकता, ज्यादा फड़फड़ाता है, उसकी इस अपराधी की यही स्थिति है। जी। तो इससे बुरा क्या हो सकता है? भारत एक संविधान से चलने वाला देश है और यहाँ के सरकारें संविधान को सर्वोपरि रख करके कोई कार्य करती है। कोई अंधेरगर्दी नहीं है कि कोई व्यक्ति ऐसे चाहे और सरकार उसका संज्ञान लेते रहे। चूंकि मामला न्यायालय में है तो न्यायालय ने संज्ञान लिया, अपराध हो चुका है, अपराध संज्ञान में आ चुका है। अब उस पर कार्रवाई बंद की होगी, है ना? तो अभी देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व वाली सरकार है, सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि उस जिस गवाह की है उसकी सुरक्षा बनी रहे, उस पर कोई आंच ना आए और संविधान अपने कोर्स ऑफ एक्शन से, लॉ इट विल टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ एक्शन जिसको कहते हैं, तो न्यायालय में हुआ है और ये इसके साक्ष्य है, इसके प्रूफ है, तो उसी प्रकार से कार्रवाई हो। जी, लेकिन सवाल यह भी है कि जहां तक गवाह की बात रही कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएगी, तरीके से ध्यान रखेगी, लेकिन कई मामले सामने आए जिसको लेकर विपक्ष आप पर सवाल खड़े कर देता है कि गवाहों की रक्षा नहीं कर पाती है योगी सरकार। मसलन आपने प्रयागराज का मामला वो देखा ही होगा। देखिए, चूंकि ये माफिया ये सामान्य माफिया नहीं है, तो इनके साथ होने वाली घटनाएं भी सामान्य कैसी हो सकती हैं? कोई सामान्य व्यक्ति है उसके साथ तो ऐसा नहीं हुआ। जो पीछे एक अपराधी था आसिफ, उसका क्या हुआ संसार जानता है, और इसके परिवार वालों का। एक बार आप बहुत देखेंगे कि स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ था कि सरकार तो हमें नस्ते नाबूद कर चुकी है, हम तो घसीट रही है। तो अगर उसका मैसेज राइट जो है ना, देखिए हर मैसेज का अपना एक लक्ष्य होता है और वो व्यक्ति तक पहुंचता रहता है। तो इस पर्टिकुलर घटना में अगर आप देखें, देखिए विपक्ष का काम है सरकार को टाइट रखना, सरकार को एक सकारात्मक तरीके से अपना करना। तो सदन जब चलता है तो देखिए विपक्ष बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे संवैधानिक प्रक्रिया में, और विपक्ष नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन सरकार इसी पे, इससे जो विपक्ष की क्षमता है उससे कहीं आगे बढ़ के सरकार अपना काम कर रही है। विपक्ष का अपना एक दायित्व है, वो विरोध करे, वो प्रश्न करे, उनका अधिकार, संवैधानिक अधिकार है, वो करें। लेकिन वही विपक्ष अगर इन्हीं अपराधियों का सहयोग करता पाया जाएगा तो असली जो जज है, असली जो जनता है, असली जो है जनता, वो जनार्दन है, उसको भी पता लगता है। आप जैसे मीडिया के बंधुओं से ये बात पता लग जाती है कि ये एक तरफ तो इनका चरित्र सवाल उठाने वाला है और दूसरी तरफ इनका चरित्र सहयोगात्मक है, खास करके समाज के विरोधियों के लिए, समाज के घातियों के लिए। तो ये तो देखिए चर्चा इसको हो सकती है, लेकिन मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस सक्षम पुलिस है और अच्छी पुलिस है, वो सभी का ध्यान रखेंगे और इस पर्टिकुलर केस में संविधान के अनुरूप कार्रवाई होगी। जी कपीश जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने देखा उनकी दबंगई किस तरीके से सामने आई है मुख्तार की, उसके बाद आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की पुलिस पर आप लगातार सवाल उठाते रहते हैं, जिस गवाह की फोटो मंगवाने की बात कही गई है, सुरक्षा प्रदान कर पाएगी बीजेपी की सरकार और इस सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार? देखिए, ऐसे दबंग लोगों का जो मन बढ़ रहा है वो इनकी सरकार की वजह से ही बढ़ रहा है। और मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि एक इनके मंत्री हैं और वो सांसद हैं ब्रिजभूषण सिंह, उन पर 2 बड़े मुकदमे हैं, आपको मालूम। बावजूद इसके आज तक उनकी कोई गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं की, जबकि आप लोगों से इंटरव्यू में उन्होंने एक कत्ल करने का मामला खुद कबूल किया कि एक तो उन्होंने अपने हाथ से किया था, बाकी नहीं। आपके सामने है ना, उनकी गिरफ्तारी हुई। जो व्यक्ति मीडिया से बात करते हुए स्वयं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हो कि उसने एक हत्या ही सिर्फ अपने हाथों से की है, बाकी अपने हाथों से नहीं की, और जो पहलवान बेटियां बैठी हुई हैं जिनकी नाक रगड़वाई जा रही है सरकार के द्वारा, तो आप ऐसी सरकार से क्या उम्मीद करती हैं जो भेदभाव करती है? जो सेंगर पे तब उठती है जब वो दोषित हो जाते हैं, बाकी साक्षी महाराज जाते हैं जेल में और कहते हैं
कि साहब आपकी वजह से मैं आपके आशीर्वाद से जीत कर आया हूं। जी। चिन्मयानंद जैसे गृह राज्य मंत्री जो पूर्व इनके रहे हैं, बहन बेटियों से तेल मालिश करते हैं। महंत अवैधनाथ जी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उनके ऊपर से मुकदमे उठा लेती है और बेटी बहन जेल में होती है। यानी कपिल जी, कुल मिलाकर आपका कहना यह है कि जो आज माफियाओं के इतने मन बढ़े हुए हैं उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। मैं पूरी बात कह लूं मित्र जी। ये तो मैंने आपको एक पहलू कहा। दूसरा कहता हूं कि जब आप अपनी पीठ स्वयं ठोकते हैं जी तो ऐसे चीजें होती हैं। आप कहे कि संगठित अपराध खत्म हो गया। अरे जेल के अंदर बंद एक व्यक्ति अगर किसी को धमकी दे रहा है तो ये संगठित अपराध नहीं है तो और क्या है। दूसरी चीज आप देख लीजिए, जेल के अंदर हत्याएं हो रही हैं, यानी जेल सुरक्षित नहीं। ये एफिडेविट दे करके लाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि साहब हम रक्षा करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, इसको फांसी चढ़ाएंगे, और लाते हैं। उसके बाद चिकित्सालय के अंदर अचानक 24 कैमरे बंद हो जाते हैं जी। और वहां पे दिन जो है मीडिया दहाड़े हत्या हो जाती है जी। और जो पकड़े जाते हैं वो कौन? तो एक भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है और बजरंग दल का, और बाकी अन्य दो जो है वो बजरंग दल के सदस्य हैं। जी। आज तक क्या कार्रवाई हुई, आप में से किसी मित्र को नहीं पता होगा कि क्या कार्रवाई हुई। कपिश जी, कुल मिलाकर आपकी बातों को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आप लोग बीजेपी को बिल्कुल एकदम 0 नंबर दे रहे हैं कि मैं नंबर नहीं दे रहा मित्र दिनकर, मैं नंबर नहीं दे रहा, जनता नंबर देगी जी। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि अगर ये राम राज्य है कि सड़क सुरक्षित नहीं, घर सुरक्षित नहीं। आपने देखा होगा 5-5 मर्डर एक परिवार के अंदर हो गए जी। बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की घटनाएं लगातार मुसलसल आ रही है, यहां तक कि थाने के अंदर बलात्कार हो रहे हैं। ठीक है कपिल जी, फिर मुझे बता दीजिए सुरक्षा का सुबोध सिंह जैसे महान SHO की हत्या हो गई और इन्होंने उसको पुरस्कृत किया निकलने के बाद, और आज तक उनकी पत्नी को नौकरी नहीं मिली। कैसे आप पुलिस का मान सम्मान बढ़ाएंगे? ठीक है कपिल जी, आपके पास फिर आऊंगा। हमारे साथ वेदभूषण साहब भी जुड़े हुए हैं, पूर्व IPS है। आपने दिया जी, आपके पास फिर आऊंगा। हमारे साथ वेदभूषण साहब भी हैं, पूर्व IPS हैं। आपसे मैं यह जानना चाहता हूं कि आज जो मुख्तार का जो मामला जिस पर हम सियासी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर मुख्तार किस तरीके से गवाहों को धमका रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? क्या कानून व्यवस्था यूपी में किस तरीके से चल रही है जिस तरीके से कपिल साहब बता रहे हैं? ये विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट है जी, इसके ये पार्लियामेंट से पास है, पूरे इंडिया में लागू होता है। यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पूरे इंडिया में, केरल तक लागू है, वेस्ट बंगाल तक। उसमें कोई भी गवाह को यदि कोई धमकी या किसी भी तरह का कोई खतरा होता है तो उसको सरकार नहीं, अदालत उसको निर्णय करती है कि इसको प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण गवाह है और इसकी गवाही कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान अनिवार्य है, जरूरी है, इसका सुरक्षित रहना जरूरी है। और ये इस एक्ट का इस्तेमाल पूरे इंडिया में किया जाता है। और ये चूंकि मैंने पहले बताया कि सरकार का नहीं, ये अदालत का निर्णय है। तो यदि वो कंप्लेंट यदि करते हैं अदालत के अंदर कि मेरी फोटो दिखाई गई है, मुख्तार अंसारी कोई आम क्रिमिनल नहीं है, आम पॉलिटिशियन नहीं है, बड़े मशहूर पॉलिटिशियन रहे, पैसे से प्रभावशाली हैं और पूरे यूपी में उनका डगडगा कभी किसी टाइम बजा करता था। परंतु आज स्थिति बदल चुकी है। यदि उस तरह की चीजें पब्लिक डोमेन में आई हैं और तो अदालत को जरूर ये बताया गया होगा, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, कि सर गवाह की लाइफ को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह की धमकी ओपन कोर्ट में या कोर्ट के बाहर लाते ले आते दी गई है, तो जरूर उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसकी जिम्मेदारी है अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क से असेसमेंट करे कि क्या गवाह की स्थिति है, उस गवाह की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वो एक स्टार विटनेस है, मतलब मेन गवाह है या छोटा गवाह है, या उसकी गवाही इस केस को कहां तक प्रभावित कर सकती है। ये तमाम चीजें विवेचना का एक विषय है और सरकार जरूर इसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ एक्शन लेगी, क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया कि आम अपराधी नहीं है। आपको याद होगा आसाराम केस के अंदर आसाराम ने बहुत सारे गवाहों को उनके बेटे ने निपटाने की कोशिश की या बल्कि निपटा दिया, परंतु अदालतों को ये पता था कि गवाह निपटाए गए हैं गलत तरीके से, उनको एक्सीडेंट से मारा गया, दूसरे तरीकों से उनको कोर्ट में नहीं आने दिया गया। ये और बहुत सीरियस उनके लिए गुजर गया और कोशिश सुप्रीम कोर्ट तक से उनको राहत नहीं मिली, क्योंकि उनके बारे में एलिगेशन लगाया गया कि इन्होंने गवाहों को मारा, इन्होंने गवाहों को निपटा दिया, वो अदालतों में नहीं आ सके। तो कोर्ट ने जो लेकिन विभूषण साहब,
जी, लेकिन वेदभूषण साहब, कहना यह है कि अब जब स्थिति बदल चुकी है, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का दावा है कि बहुत मजबूत है, इस समय भी इस तरीके के माफिया जेल में रहते हुए धमका रहे हैं। इसी वजह से पहले भी गवाह नहीं जाते थे अदालत में, वो जाके गवाही नहीं देते थे, आज भी वही स्थिति है। क्या माफियाओं में अभी भी डर नहीं है? देखिए, डर है तभी तो उनको सजा हुई है। उनको इतनी लंबी आजीवन कारावास की सजा हुई है, और मुख्तार अंसारी के तमाम जो बुलडोजर की एक्टिविटी थी, सारे उनके साम्राज्य पे हो चुके थे। वो हीरो से जीरो हो चुके हैं यूपी के अंदर आज की डेट में। परंतु वो है ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। आप उसको कितना भी कुछ कर लिए, मैंने आपको बताया ना कि एक प्रवृत्ति होती है आदमी की, वो अपनी आदत से मजबूर होता है। उसको धमकाना, सटकाना, दबाव देना, डराना, धमकाना, उसको पता है जेल से बाहर आएगा नहीं। इससे ज्यादा उसका सरकार कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि आजीवन कारावास में दोबारा आजीवन, एक ऑफेंस की भी वही सजा है, दो ऑफेंस की भी वही सजा है। तो उसके लिए ये उसकी एक आदत बन चुकी है कि किसी तरह से गवाहों को धमकाया जाए, परंतु उसका हिसाब किताब होगा और आपके सामने होगा। अभी आप जो मुकदमे में ट्रायल में वो आ रहा था, उसमें अदालत जरूर कोई ना कोई एक्शन लेगी, और जो गवाह है उसकी सुनिश्चित की जाएगी सुरक्षा, कि वो अदालतों में आ सके, अपनी गवाही दे सके। ठीक है प्रदीप जी, आपने सुना था कपीश जी को, उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से माफिया मुख्तार जेल में बैठकर ऑनलाइन पेशी के दौरान धमका रहा है, इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि गवाह का सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएगी सरकार या न्यायालय। जिस तरीके से लगातार वारदात हो रहे हैं, उमेश पाल हत्याकांड हमने देखा। जी देखिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास और समाजवादी पार्टी की वर्तमान स्थिति, वही समाजवादी पार्टी है जब अतीत की हत्या हुई थी एक अपराधी की, यही गति होती है। ये निश्चित तौर पर देखिए परिस्थितियां भिन्न थी, क्या कारण था, एक कर्म का नियम भी होता है, हालांकि ये किसी नियम को मानने वाले लोग नहीं है, लेकिन आप जैसा करेंगे वैसा आप भरेंगे। तो अतीत वैसे ये माना जा रहा था, लेकिन उसके बाद जो घटनाएं बढ़ी या मीडिया ने जो रिपोर्टिंग की सबसे ज्यादा, तो ये इनके वोट बैंक को परेशान करने के लिए जाना जाता था, उनकी बच्चियों को उठा लेना, उनकी जमीनों को कब्जा कर लेना, ये उसका इतिहास रहा है। अब उसकी हत्या हो गई, निश्चित तौर पर ये इसकी सराहना नहीं की जा सकती, कानून का काम था उसको सजा देना। लेकिन अभी भाई साहब बता रहे थे, कपिल जी बता रहे थे कि जनता जवाब देगी। अभी चुनाव हुए थे, उसके पूर्व ये कितने बढ़ चढ़ के ये लोग बोलते थे, और समाज में इनके समर्थकों द्वारा पुलिस से या किस प्रकार से क्या व्यवहार किया जाता था, ये छुपा हुआ नहीं। एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था संबल क्षेत्र का, उसमें एक व्यक्ति जो है कहता हुआ पाया जा रहा है कि बदलने दो हमारी सरकार, हम तुम्हें बताएंगे। पुलिस को वो धमकी दे रहा था, यानी इनके समर्थक। लेकिन प्रदीप जी, सवाल तो यह भी बनता है ना कि आप लोग गवाह को नहीं बचा पा रहे हैं, प्रदेश में गवाह को शूट कर दिया जा रहा है, आरोपियों को भी निपटा दिया जा रहा है, तो सवाल तो आप पर उठेंगे ही। वेद प्रकाश जी ने किसी का उदाहरण दिया, उत्तर प्रदेश में वो नहीं है। देखिए, गवाह का जब तक संज्ञान में आता है, जब संज्ञान में आ जाती है बात, तब पुलिस उसकी या न्यायालय उसकी सुरक्षा करती है। लेकिन अगर जबरदस्ती, देखिए क्या होता है, विपक्षी दल का काम है विरोध करना, वो बात समझ में आती है, लग लेकिन संगठित गिरोह के रूप में कार्य करते हैं और सरकार और सरकारी कामों की में बाधा डालने का प्रयास करते हैं, तो इस तरह की अफवाहें उड़ाने में कोई सभी इस प्रकार की अफवाहें उड़नी शुरू हो जाती है इनके द्वारा। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, क्या गति है सदन में, क्या गति है सदन के बाहर, आने वाले चुनाव हैं, आम चुनाव हैं, उनकी क्या स्थिति है, उसको देखा जाए तो दूसरी बहस का विषय हो जाएगा वो। लेकिन समाजवादी पार्टी क्योंकि जनता का भरोसा खो चुकी है, अब इनके पास अपना भरोसा जमाने के लिए कुछ ऐसे तथ्य, ऐसी बातें नहीं है जिससे कि जनता का मन आकर्षित कर सके। तो ये अनर्गल बातों पे उतर आए। अनर्गल बातें वैसे होती है, देखिए आप देखिए कि आजकल के इंटरनेट के मीडिया पे सच्ची बातें अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, तो प्रदीप जी काफी तेज चलती हैं, और समाजवादी पार्टी नेगेटिव बातों को फैलाने में चारों दिशाओं, 10 दिशाओं और सारे कोण अंशों से लगी हुई। ठीक है कपीश जी, आप सुन रहे हैं लगातार प्रदीप जी को। प्रदीप जी कह रहे हैं कि नेगेटिव बातों को फैलाने में समाजवादी पार्टी आगे रहती है, लेकिन आखिर मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर कोई किसी भी माफिया का इतना कैसे मन बढ़ सकता है हनक कायम रखने की कि न्यायालय में मौजूद लोगों को धमकी दे दी जाए। इसके पीछे क्या, जो राजनीति में जब माफिया मुख्तार था उस समय उसका जो रसूख था उसका कारण है क्या? लोगों में आज भी उसका डर कायम है, आपको लगता है ऐसा? दिनकर भाई, एक बात हम आपको कहें, प्रदीप भाई ने जो भी बातें कही वो बड़ी हास्यास्पद है और अपनी ही बात को अपने ही काट रहे।
एक तरफ आप बता रहे हैं कि अतीक अहमद की हत्या कर दी गई जी, एक अपराधी की हत्या। अरे भाई, व्यक्ति की हत्या होती है, अपराधी की हत्या नहीं होती है। अपराधी को सजा मिलती है और उसे फांसी होती है कानून के। जी, वो आप करा नहीं पाए, तो इसका मतलब ये है कि लॉ एंड ऑर्डर आपका फेल है और आपने अपने ही कार्यकर्ता से हत्या करवाई। जी, ये तो कोई छुपी हुई चीज नहीं है कि वो आप लवनेश तिवारी आपका अपना कार्यकर्ता है। स्मृति ईरानी के बाकायदा की मीटिंग में, जिसमें 25 लोग मीटिंग में उनके शामिल थे चुनाव के दौरान, उसमें वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा। तो आप ये कैसे कर, वो तो हत्या आपने कराई है, सरकार ने कराई है। ऐसे थोड़ी ना किसी सरकारी हॉस्पिटल के जो है वो कैमरे बंद हो गए और आप हमें बताइए, जीवा की हत्या हुई न्यायालय के अंदर हुई। जवाब दीजिए प्रदीप जी। वो तो बाकायदा कहा गया। प्रदीप जी जवाब दीजिए। वोट नहीं हटाएंगे, कैसे हट गया ये वोट? और दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, मैं अपनी पूरी बातें चलेंगे, सरकार पूरी बातें कह लूँ। भाई ने जो बातें कही है उसका जवाब हमको देना जरूरी है। और साथ ही हम अपने मित्र जो पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने जो कहा, मैं उनको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि अभियोजन की स्वयं हर महीने हर हफ्ते की मीटिंग होती है जो जिलाधिकारी कार्यालय में होती है। उसमें आपके एसएसपी और डीआईजी आईजी सब उपस्थित होते हैं। जी, उसमें जो अभियोजन पक्ष होता है वो इस बात को बताता है कि ये महत्वपूर्ण मुकदमा है और ये संगठित क्राइम किया हुआ व्यक्ति ठीक है। इसमें ये लोग गवाह होने वाले हैं। इन गवाहों का जो है सुरक्षा देना अनिवार्य है, इसलिए अभियोजन स्वयं इस बात की मांग करता है। जी, ठीक है प्रदीप जी, कपीश जी, वेदभूषण साहब, आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार माफिया अतीक अहमद का जेल में बंद है और वो लगातार जब पेशी के दौरान लगातार वो गवाहों को धमकाते दिखा, उसने अपने वकील को कहा कि जरा फोटो भिजवा देना। इसके बाद सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या माफिया मुख्तार अंसारी क्या सरकार को चैलेंज कर रहा है, क्या न्यायालय के सामने अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।